नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। चर्चा तो आज दो ही चीजों की है। एक, जी7 समिट समाप्त होने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप आखिर कनाडा से क्यों भाग खड़े हुए। वैसे कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हुई जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बीच में टोका बोलते हुए और यहाँ तक कह दिया कि जी7 का जो होस्ट कंट्री है वो हम हैं, अध्यक्षता हम कर रहे हैं, तो मुझे ही बोलने का हक है। बड़े असहज हो गए। बड़ी, मैं तो कहूँगा कि अमेरिका जैसे राष्ट्रपति की बड़ी एकदम कहना चाहिए बेइज्जती सी हो गई। इसके अलावा भी कई तरह की चर्चाएं हैं। अचानक समिट को बीच में छोड़ करके वॉशिंगटन रवाना हो जाना और जो बयान आ रहे हैं और मैक्रो ने जिस तरीके से तंज कसा कि सीज फायर कराने गए होंगे, क्योंकि ये एक बड़ा अजीबोगरीब सा एक वातावरण क्रिएट कर दिया अपने बड़बोलेपन की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि रूस और यूक्रेन का युद्ध तो मैं 3 दिन में बंद करा दूंगा। इसी तरीके से हमास को धमकी दी थी कि सारे बंधकों को मेरे शपथ ग्रहण से पहले छोड़ दो, नहीं तो वो क्या कहा था कि धुआं धुआं कर देंगे। कुछ हुआ तो है नहीं। और अब ये गाजा और ईरान के बीच में भी जो इन्होंने कहा था नेतान्याहू से, नेतान्याहू ने भी इनकी सुनी नहीं है। और ये माना जा रहा है कि चूंकि कई मुद्दों पर इनकी टैरिफ वार और ये इजराइल और ईरान का मसला, इस पर जो इनकी मनमानी चल रही है, इसको लेकर के भी जी7 के देश इनसे कुछ कैफियत तलब करना चाहते थे। और ये तब होता जब आगे मीटिंग बढ़ती, जब दूसरे तीसरे सेशन में ये मीटिंग में मौजूद रहते। और फाइनली ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 4 दिन का युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल की, उसमें जिस तरह के दावे ये 13-14 बार करते रहे कि सीज फायर मैंने कराया, तो हो सकता है मोदी जी इनसे पूछ लेते कि हमने आपको चौधरी कब नियुक्त किया था कि आप सीज फायर कराइए या मध्यस्थता कराइए, तो इनकी क्या रह जाती। क्योंकि भारत की जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है उनको ये नहीं समझते और क्रेडिट लेने के चक्कर में लगातार गलत बयानी करते हैं। उसका किसी देश की अंदरूनी राजनीति पर क्या बुरा असर पड़ सकता है सत्तारूढ़ दल के लिए, इसका इनको शायद एहसास भी नहीं है। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उन्हीं से सीधे जुड़ते हैं। कर्नल अजय रैना सर जुड़ रहे हैं, तो उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, समिट को बीच में छोड़ करके क्यों भाग खड़े हुए डोनाल्ड ट्रंप। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी, दर्शकों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। ये प्लेजर है साहब हमारा। ये बताइए, इस पर जरा रोशनी डालिए, डोनाल्ड ट्रंप समिट खत्म होने तक क्यों नहीं रुके, आए क्यों थे और अचानक बीच में छोड़ करके भाग क्यों खड़े हुए। एक बच्चा भी समझता है कि यूएस का प्रेसिडेंट जब जहाँ कहीं जाता है और ऐसा इवेंट जी7 जो कि प्लान्ड है ऑलरेडी, कोई नई एकदम से नहीं हुआ। हम कह सकते हैं ना कि वो जब भारत ने ठोका पाकिस्तान को तो पहले दिन तक अमेरिका शांत था और अगले दिन उसको आग लग गई रात को, तो वो चलो समझ आता है। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं था। और अमेरिकन प्रेसिडेंट और कनाडा में है, ऐसा भी नहीं कि अमेरिका से उड़ के कहीं वो एशियन कंट्री या यूरोपियन यूनियन में या कहीं दूर बैठा हुआ है। तो बगल में है, जिसको वो अपनी एक प्रोविंस बोलता है, अपनी एक स्टेट बोलता है, अपने कंफर्ट जोन में है। और हम सबको पता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो जहाज होता है उसके अंदर हाईली सिक्योर्ड कम्युनिकेशन, वो दुनिया में किसी भी बंदे से वहाँ बैठ के बिना इंटरप्शन के बात कर सकता है। और जहाँ ये लोग रहते हैं इनके आने से पहले ही 1 महीना पहले ही उसको सिक्योर करके वहाँ डी बगिंग बुकिंग करके सब हो गया होता। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसे आपने बड़ा सही बात बोला कि ऐसा कौन सा बम फट गया। इसराइल ईरान को ठोक रहा था तो पहले ही ठोक रहा था, 4 दिन हो गए। आप आए, आपकी एब्सेंस में आपकी पीठ के पीछे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आपको दौड़ना पड़ा। तो बेसिकली उन्होंने एक और फिर जो आपने जिन बातों का जिक्र किया कि मार्क कार्नी, देखो मार्क कार्नी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ठीक है, लिबरल पार्टी के हैं,
पर एक क्लियर फ़र्क दिखता है जब वो जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद सेम पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं। जस्टिन ट्रूडो के टाइम पे क्या था कि जैसे पन्नू का केस था, रिंजर का केस था, ये अमेरिका और कनाडा एक ही लैंग्वेज बोलते थे और क्लियरली दिख रहा था कि खालिस्तानियों का कब्ज़ा है कनाडा के अंदर कैबिनेट के ऊपर। मार्क कार्नी ने आके काफ़ी सफाई की है। एक बग्गा मैडम को छोड़ के बाकी इसने सारे खालिस्तानी वहाँ से हटाए हैं। तो कुछ चेंज तो हुआ है। तो जैसे आपने कहा तो वो बिल्कुल सही है कि आप देखो आप एक गेस्ट बन के किसी के आओ, किसी शादी में जाओ और उनको बोलो कि लड़के के पिता की जगह मैं खड़ा हो गया, मैं करूँ, कोई नहीं करने देता। और और ये जो बात हुई है, ये जो लोगों ने बोलना शुरू किया और जो फ्रेंच प्रेसिडेंट की आपने बात की और उसके बदले में फिर ट्वीट किया डोनाल्ड साहब ने कि वो ऐसे ही बोल रहा है, ये है, वो है, उसको आदत है पब्लिसिटी की। देखो ऐसा डिप्लोमेसी ये तो पाकिस्तान जैसी कंट्री से एक्सपेक्टेड है, जो उसके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा भी है, गालियाँ-वालियाँ भी निकाली हैं किसी और को, वो तो पाकिस्तान जैसी कंट्री करते नज़र आती है। यूएस जैसा देश करे तो भी चलो हम मान लें, प्रेसिडेंट कर रहा है अपने पर्सनल अकाउंट से, तो ये एक खिसियाई बिल्ली खंभा नोचने वाली बात है क्योंकि इसने जो-जो डिक्लेरेशन की थी, जैसे आपने गिनाया कि मैं कुछ घंटों के अंदर यूक्रेन बंद कर दूँगा, मैं हमास का ये कर दूँगा, मैं दुनिया में लड़ाइयाँ बंद कर दूँगा, मैं ट्रेड टैरिफ ऐसे करूँगा कि ऊपर का नीचे कर दूँगा, मैं चाइना को रगड़ दूँगा, मैं ईयू कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ और दुनिया इसको आँखें दिखा रही है। कई जहाज़ों को जिसने भर-भर के डिपोर्ट किए, वो वापस आने पड़े और एक अपनी इसने खिल्ली उड़ा ली और जो लेटेस्ट आपने मेंशन किया कि जो भारत-पाकिस्तान के पंगे में से जो अड़ाया और 11 बार बोल चुका है कि मेरे को क्रेडिट नहीं देता। आपने किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट को इतना डेस्परेट देखा है? तो ये बहुत सारे रीज़न्स हैं। पर्सनल लेवल पे तो उसको टोका जाना कॉन्फ्रेंस के अंदर वो एक रीज़न है। बैकग्राउंड में अगर हम जाएँ तो मोदी जी को बड़ा डिलेड इन्विटेशन देना, इसमें क्लियर है कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जापान है, इटली है, फ्रांस है, यूके है और ईयू ख़ास करके ओवरऑल जिसको हम गिनते हैं, वो भी अभी जी7 का मेंबर ही माने, तो उनमें से किसी के साथ मोदी जी को प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट ईयू और यूके और ये सब हमसे एफटीए करना चाहते हैं। जापान हमारे साथ रिलेशनशिप उनके इनफैक्ट उनके बेचारे प्राइम मिनिस्टर को एबे साहब को मार दिया है, अदरवाइज़ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन जापान के साथ रहे हैं इन द रीसेंट पास्ट। तो ये जो डिसीजन इसने जो मोदी साहब को पहले इनवाइट नहीं किया, प्रेस को किसी ने इनवाइट नहीं किया भारत से, क्लियर कट इंडिकेशन था कि मोदी साहब को नहीं बुलाया जा रहा और बाद में बुलाया गया। इसका मतलब इस ग्रुप के अंदर किसी ने खड़े होके जो मोदी साहब को नहीं बुलाने वाले कौन 2 देश थे, कनाडा, अब ये मान के चलें कि प्राइम मिनिस्टर ने फ़र्क है, बट एक नया प्राइम मिनिस्टर भी एक हद में काम कर सकता है, एक कल्चर बन जाता है देश के अंदर जहाँ खालिस्तानियों को बोलाबाला है बोलबाला। तो हो सकता है कि ट्रम्प और कनाडा की मर्जी होती हुई होगी कि नहीं ना बुलाया जाए और फिर बाकी 5 प्लस 1 ने मिलके किसी स्टेज पे इनको बोला भाई ऐसा नहीं होता, कनाडा जस्ट एक होस्ट कंट्री है, इसका कोई हक नहीं बनता, जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है वो आएगी। क्यों आफ्टर ऑल ओमकार जी जी7 कोई मिलिट्री अलायंस तो है नहीं। बेसिकली आप बिल्कुल। इकोनॉमी की बात करते हैं। अब इकोनॉमी की बात करें और भारत को भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो उसका वहाँ से उसकी मर्जी के खिलाफ मोदी जी को बुलाना, फिर मोदी जी का साइप्रस में जाना और टर्की को उँगली दिखाना जो कुछ भी कह लो, अमेरिका टर्की को पसंद नहीं करता पर नेटो का मेंबर है। फिर ये भी है कि जो आपने बड़बोल की है कि 11-12 बार लोगों को बोला मैंने लड़ाई रुकवाई और सही बात है कि मोदी साहब हँसते-हँसते जप्फी डालते-डालते पूछ लेते मिस्टर ट्रम्प व्हेन डिड वी स्पीक? तो क्या मुँह करता है? आपने देखा होगा एक पीछे कोई 2 साल पहले एक वीडियो आया था, शी जिनपिंग ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को ट्रूडो को डाँट दिया था, एक ऐसे किसी जी7 में या किसी में और वो उसका ऑडियो कैच कर लिया था लोगों ने और वो लिप रीडिंग करके लोगों ने किया कि इसको डाँट पड़ गई है, उसने ट्रूडो को बड़ा खरी-खोटी सुना दी थी। तो ऐसे कुछ अगर बात हो जाती तो ये सारे बहाने हैं। तो इसलिए अब लोग जो कह रहे हैं ना कि मोदी के डर से डर गए, तो मैंने भी ट्वीट किया कि 9/11 से लेके 9/2/11 के बीच में अमेरिका बड़ा नीचे चला गया। 9/2/11 जो भागा है, 9/11 एक इवेंट था ऑफ कोर्स। तो हम जैसे लोग इसलिए बोल रहे हैं कि इसने मौका दिया है, अदरवाइज़ कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जस्टिफिकेशन ये दी जा रही है कि मैं वॉर काउंसिल्स को मिलूँगा और वहाँ पे हम आज तक आपने इज़राइल के साथ ओवरटली साथ नहीं खड़े हुए। ठीक है, आपने इंटेलिजेंस दी, आपने उनको एडी कवर दे रखा सेंट्रल कमांड का यूएस का, वो कवर करता है इज़राइल को, इज़राइल का अपने एडी कवर के अलावा और जितनी एसेट्स इनकी जॉर्डन, सऊदी अरबिया, कतर में हैं, वो सारे इज़राइल की एयर डिफेंस में कंट्रीब्यूट करती हैं। वो सब आप कर रहे हो। अम्यूनिशन भी आप ही का फायर कर रहा है इज़राइल। बॉम्बर्स भी आपके आगे-पीछे घूम रहे हैं, फ्यूल टैंकर्स भी आ गए, आपका न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ गया, वो सब आपने किया लेकिन आपने खड़े होके सामने लड़ाई नहीं की। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि इज़राइल का बहुत नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है। इज़राइल को आज तक इतने ज़्यादा हिट लगे नहीं है जितने इस टाइम लगे हैं। तो एक क्लियर कट कल ही एक बात हो रही थी, तो मैंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि अगर अमेरिका अभी भी
अपने कमर्शियल इंटरेस्ट, बिज़नेस इंटरेस्ट के चक्कर में इंटरवीन ना करे मिलिटरीली, क्योंकि इज़राइल के पास कैपेसिटी नहीं है, वो उनके जो अंडरग्राउंड बंकर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को उड़ाने की, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, बिकॉज़ वो किसी के पास नहीं है, सिर्फ अमेरिका और रशिया के पास है। उनको बॉम्बर चाहिए और आपको मदर एंड फादर ऑफ ऑल बॉम्ब चाहिए, या जीबीयू सीरीज़ के बंकर बस्टर चाहिए। तो फिर क्या करेगा इज़राइल? क्या वो मार खाता रहेगा? बिकॉज़ जिस तरीके से मार पड़ रही थी इज़राइल को, बिकॉज़ पहले ईरान ने, जैसे हमने भी किया था पाकिस्तान, अपने पुरानी बची हुई मिसाइल फायर की 200 फिर 100। वो भी ज़रूरी है समझना कि इज़राइल ने उनके लॉन्चर्स भी तोड़े हैं, 150 लॉन्चर उड़ा चुका है। जब लॉन्चर नहीं बचेंगे तो मिसाइल आप हाथ से लेके तो मारोगे ही। लेकिन सही। जिस देश ने 6000 7000 मिसाइलें बना के रखी हैं, उसके पास ये मान लेना चाहिए 7 8 900 लॉन्चर तो होंगे ही। उसमें इज़राइल की जितनी मिसाइल्स फायर हुई उसको रोकने के लिए, जब 300 मिसाइल्स आई, तो आप ये मान के चलिए एवरेज पे कई बार आप एक मिसाइल को रोकने के लिए 2 मिसाइल फायर करते हो। $600 मिलियन की आपकी मिसाइल फायर हो रही है आयरन डोम और एरो में से, तो अब इज़राइल भी कितना सस्टेन करेगा? तो उस हालत में ये लग रहा था कि जैसे-जैसे हाइपरसोनिक्स आने शुरू हुए, और ईरान का दावा है कि हमने अपना बड़ा असला तो अभी यूज़ ही नहीं किया, तो इज़राइल का कंडीशन थोड़ी-सी, बिकॉज़ उनकी ज्योग्राफी कम है, ये नहीं कि वो वीक हैं, उनकी जगह ही नहीं है ना, वहीं पे उनके आर्मी हेडक्वार्टर्स हैं, वहीं पे उनकी लिविंग सोसाइटीज़ हैं, बगल में शॉपिंग मॉल्स हैं, हमारी तरह तो है नहीं फैला हुआ। तो ऐसा लग रहा था कि, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इज़राइल ने अमेरिका को डिसओबे करके, डिफाई करके ईरान पे अटैक किया, बिकॉज़ उनको अपने एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, वो अमेरिका की तरह नहीं बैठ के तमाशा देख सकते, उनको करना था। तो आई थिंक फिर हमारे पास ये लग रहा था कि ये ना हो कि इज़राइल जो है वो अपना न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर जाए ईरान के ऊपर, क्योंकि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ाने का दूसरा तरीका ये है कि अगर हैवी बॉम्बर नहीं आते तो टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक करनी पड़ेगी। अब टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक का प्रॉब्लम ये है ओमकार जी, एक तो उसके साथ कितने सिविलियन मारे जाएंगे जिनको इज़राइल ने अभी तक नहीं मारा है डेलिबरेटली, और सही। फिर वो एक ट्रिगर बना देगा जिसमें रशिया भी कल उठ के यूक्रेन के ऊपर ठोक दे, फिर तो शुरू हो गया ना कहानी, फिर कोई एंड नहीं है। अगर आज तक क्या है कि न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका के अलावा किसी ने यूज़ नहीं किया है वर्ल्ड वॉर के 2, सिर्फ डराने के लिए रखे हैं। तो ऐसे हालात देखते हुए अमेरिका का इंटरवेंशन करना ओवरड्यू था, वो होना ही है। और उसके बाद आपने देखा कि पिछले 12-13 घंटे में काफ़ी एम्बेसीज खाली हो रही हैं, काफ़ी सारे यहाँ से फ्यूल टैंकर अमेरिका के पहुँच रहे हैं। तो इस डिसीजन लेने के लिए उसको अमेरिका वापस आने की ज़रूरत नहीं थी। ये डिसीजंस तो ऑलरेडी किसी भी कंट्री की कॉन्टिजेंसी प्लानिंग में होता है। जैसे न्यूक्लियर कोड किसी अटैची में होता है, उसको सिर्फ कोड प्रेस करने होते हैं। तो जब देश का लीडर बाहर जा रहा है, उसको पता है कॉन्टिजेंसी 1, कॉन्टिजेंसी 2, कॉन्टिजेंसी 3। एक फ़ोन उठा के उसने जेडी वांस को ये बोलना है कि ओके, ब्लू रिबन जो उसका कोड है, और उसके बाद अमेरिका उसमें इंटरवीन करता है। तो ये आई थिंक उसको पर्सनल ग्रजेस, उसको पर्सनल ईगो बहुत बड़ी है ट्रंप को, और उसको जो टोका गया वो भी एक रीज़न है। मोदी जी के आगे आंखें ना मिलाने का वो भी एक रीज़न है। और ओवरऑल जो आपने बड़ी एक पते की बात थी कि जो बाकी कंट्रीज, अब देखिए ईयू और यूरोप हमारी बिजनेस इंटरेस्ट है उनके साथ, उनको उनको वो किक मार चुका है, नेटो से निकाल, मतलब कह रहा है नेटो के खर्चे तुम अपने उठाओ, सही कह रहा है वैसे, बट इस स्टेज पे कह रहा है जब वो उलझे हुए हैं रशिया के साथ। रशिया को यूरोप में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यूरोप खुद ही लड़ाई करना चाहता है, और वो सोचता था कि ये अमेरिका वेपन बेचता रहे और हम लड़ते रहे, उसने मना कर दिया। तो उस मना किए हुए पुराने दोस्त के साथ भारत क्लोज हो रहा है। जब हम साइप्रस से हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, क्रोएशिया जाते हैं, बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम यूरोपियन यूनियन के अंदर घुस रहे हैं, और साइप्रस नेक्स्ट प्रेसिडेंसी साइप्रस की है, ईयू की। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि एक एस्केपिज्म जिसको कहते हैं ना, एक एस्केपिज्म एक लोगों की हैबिट होती है, भाग जाना, बड़ी-बड़ी बातें करना लेकिन जब आमना-सामना होता है तो कट लेना पतली गली से। तो ये पतली गली से कट गए हैं जनाब, जो कि एक यूएस के प्रेसिडेंट के लिए एक अच्छी बात ना आता, जैसे आपने कहा ना आता बहुत अच्छा था, वांस को भेज देता, पर इसने थोड़ी खिल्ली अपनी उड़वा ली, वो दिख रहा है क्लियरली। अजय जी, एक सिंड्रोम होता है जिसके शिकार ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। किसी की सुनना नहीं है, अपनी सुनाना है। और अगर आप मीटिंग में बैठते तो G7 के जो बाकी के देश हैं और जो विशेष आमंत्रित हैं, उनकी तरफ से बहुत सारी चीजें उठाई जानी थी। तो ये किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए भी भाग गए। बिल्कुल, ये जो मीटिंग होती है ओंकार जी, कोई ज़माना था कि सेक्रेटरी एंड मिनिस्ट्री लेवल पे सब कुछ हो जाता था, और बाद में हेड ऑफ स्टेट मिलके हाथ-वाथ मिला के, फ़ोटो खिंचा के, खाना खा के वापस आ जाते थे।
जो आजकल की लीडरशिप है ट्रम्प जैसी, जो कि मुँह-फट है, अनप्रेडिक्टेबल है, कब किसको अभी आज उसने क्या कहा कि तुलसी गबार्ड ने जो कहा था कि ईरान के पास बम नहीं, वो जो मर्ज़ी बोले वैसे बोल रही है। मतलब अपने अपने आप एक हेड ऑफ एजेंसी को आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि वो उसको पता ही कुछ नहीं है, जो आपकी इंटेलिजेंस की बॉस है, उसके बारे में बोल रहा है। तो ऐसी लीडरशिप जैसे इमर्ज हो रही है और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है कि ऐसे-ऐसे लीडर्स हैं डेमोक्रेसी में रह के भी सेंट्रलाइज़। तो ये जो लोग जब मिलते हैं तो आजकल की वो मीटिंग्स इतनी प्यार मोहब्बत वाली नहीं रह गई। और आई थिंक ये बड़ी सिंपल सी बात है कि उनके लिए बिज़नेस इम्पोर्टेंट होगा, हमारे लिए टेररिज़्म बहुत इम्पोर्टेंट है। इज़राइल के लिए टेररिज़्म इम्पोर्टेंट है। टेररिज़्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है वेस्ट एशिया में। तो मोदी साहब अगर उठ के ये पूछ लेते हैं उनको हाइपोथेटिकली कि भाई साहब ये जो पाकिस्तान के लिए आपका प्यार इतना उमड़ा, एक तो बात है ना कि आपने अपने लेवल पे बात कर ली कि यार रुक जाओ, हमने ईरान में मारना है, थोड़े दिन तुम पॉज़ दे दो जा और हमने वो एक बात है। दूसरा हमने पब्लिकली जाके छाती ठोक-ठोक के आप ये बोलने लगे, तो मोदी साहब को पूरा राइट है ये बोलने का, ईयू को पूरा राइट है अपने सवाल पूछने का कि भाई जो तुम ये कर रहे हो, हमें ट्रेड टैरिफ पे मारना चाहते हो, साथ में ऊपर आप बोल रहे हो कि अपने आप डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, इधर से आप हमारी इनकम खत्म कर रहे हो, टैरिफ बढ़ा के टैक्स बढ़ा रहे हो। जापान अपने क्वेश्चन पूछ सकता है कि कल को ताइवान में कुछ अगर अब अमेरिका उलझेगा इसराइल के साथ, ईरान के साथ और यूक्रेन में पहले उलझा हुआ है, तो क्या इसकी कैपेबिलिटी है कि ये चाइना के साथ तीसरा फ्रंट खोल सके? मुझे नहीं लगता है। और चाइना पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है इस टाइम ईरान के पंगे का, बिकॉज़ चाइना की तेल की सप्लाई 2 ही जगह से आती थी, ईरान और रशिया। रशिया से उसने एक पाइपलाइन एक्टिव कर रखी है, दूसरी पाइपलाइन बिछी हुई है लेकिन उसे लेता नहीं है, नखरे करता है कि प्राइस ऊपर कर दो, प्राइस नीचे कर दो। रशिया फँसा हुआ है तो वो उसको इसकी मदद चाहिए, इसे इक्विपमेंट चाहिए तो वो उसकी बातें मानता है। ईरान का शटडाउन हो गया लिटरली, और आग भी लगा दी इज़राइल ने ईरान के ऑयल फील्ड्स में। तो चाइना फ्रस्ट्रेशन में, डेस्परेशन में और वैसे ही टेस्ट करने के लिए कितनी है, तो उसमें अमेरिका के प्लान में ये है कि जब ताइवान में कुछ होगा, तो जापान के ट्रुप्स ताइवान में आएँगे अमेरिका के बिहाफ़ पे। तो क्या जापान पूछेगा नहीं कि भई तुम जो हर जगह उँगलियाँ फँसा रहा है और लड़ाइयाँ बंद कराने की जगह लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, ना आपसे हमास काबू आया, ना आपकी यूक्रेन काबू आई, ना आपका इज़राइल वाला ये कॉन्फ्लिक्ट रुका, तो कल को मेरे को तुम बोलोगे कि भई तू जाके ताइवान की रक्षा कर। तो जापान के पास कौन-सी मिलिट्री पावर है? वो तो अमेरिका का ही बेचारा क्लाइंट स्टेट था। तो जितने आप मेंबर्स देखते हैं, इटली इटली हमारा काफ़ी क्लोज़ है। इनफैक्ट आज वन टू वन मीटिंग हुई है इटली की प्राइम मिनिस्टर की और हमारे प्रधानमंत्री जी की। तो हमारे अपने इंटरेस्ट हैं। इटली एक ऐसा देश है जहाँ पे आप एक्चुअली अगर आपके पास पैसे हैं तो इटली में जाके आप भारत से बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह खरीद सकते हैं, पूरा-पूरा ऑर्चिड खरीद सकते हैं, तो सस्ता। वहाँ तो $1 में घर भी दे देती है, €1 में गवर्नमेंट। लोग छोड़ के जा रहे हैं इटली, जॉब ज़ीरो हैं। जर्मनी जो है वो टोटली डी-इंडस्ट्रियलाइज़ हो गया है और इटली में तो चाइनीज़ ने रिप्लेस कर ली इंडस्ट्री। जर्मनी की इंडस्ट्री ठप हो गई, उनकी मर्सिडीज़-वर्सिडीज़ अभी बंद होने के कगार पे है। तो इन सब के पीछे अमेरिका का हाथ है। सबको पता है कि अमेरिका ने क्या रोल कहाँ प्ले किया है। तो आपकी बात सही है, अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ट्रम्प साहब ये तो नहीं कह सकते ना कि बाइडेन ने किया मैं क्या करूँ? वो कहता है वैसे वो ही इज़ कैपेबल ऑफ सेइंग, वो कह भी चुका है कई बार कि बाइडेन ऐसा करता था बाइडेन, बट एज़ अ कंट्री हेड आप अमेरिका से तो अपना पल्ला नहीं छुड़ा सकते ना, तो पॉसिबिलिटी है और इसलिए वो भाग गया वहाँ से। भागा है, और मतलब इस और हमारी लैंग्वेज में सिंपल सी बात है, भागा है वहाँ से। हाँ, जी, भागा है। और अजय जी, मतलब पाकिस्तान की लीडरशिप को भारत की तरह बहुत मजबूत बताना और ये सब चीज़ें जो हैं, ये किसी के गले से नहीं, जिसके हाथ में भीख का कटोरा हो, जिसकी हालत ये हो कि उसका अगर आर्मी चीफ कह रहा है कि मुझे फील्ड मार्शल का दर्जा दो और आप तुरंत फील्ड मार्शल का दर्जा दे रहे हैं अपने बड़े भाई से बात करके। इतना कमजोर प्राइम मिनिस्टर केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए और कुछ भी आप मान रहे हैं, उनको आप मजबूत बता करके कौन सा संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं, या आपने आप इतने चिढ़े हुए हैं, वो कौन सी चिढ़ है जिसकी वजह से ये एकदम बदले हुए डोनाल्ड ट्रंप लग रहे हैं इस रिजीम में, कि ये भारत को भी नीचा दिखाने में इनको कोई मतलब हिचक नहीं है, लिहाज नहीं है, शर्म नहीं है। जी। बिल्कुल, इन चीज़ों का जवाब नहीं है उसके पास। कोई उठ के पूछ ही ले, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ ले, ने उसको वो ये क्या कहेगा? और आपका जनरल उठ के कहता है कि हमारा सबसे बड़ा पार्टनर एंटी टेररिस्ट रोल में पाकिस्तान है। इधर आप
टेररिज्म के नाम पे इज़राइल लड़ रहा है ईरान के साथ कि वो उसके हमास, हिज़्बुल्लाह और उस सब का, हूतीज़ का जन्मदाता है, उसको टोकना चाहिए। उसके साथ आप खड़े हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी। तो नेचुरली, और आप देखिए कल एक ब्रिटेन का परसों जहाज़ तिरुवनंतपुरम में आया। अब जो मर्ज़ी कहानी सुनाएँ, ये जहाज़ हमारी एयर स्पेस में आया और हमारी एयर स्टेल्थ था और हमारी एयर फ़ोर्स के रडार्स ने पकड़ लिया। जब पकड़ लिया और जब उसके साथ बातचीत हुई तो उसको फिर लैंड करवाया गया। क्यों आया? हम 2 तरीके हैं ना, ऐसे 2 ऑप्शन हैं कि ब्रिटेन ने हमें बोला हो कि यार हमें टेस्ट लैंडिंग करने लो, बिकॉज़ कल को अब जब युद्ध छिड़ेगा, कई बार क्या होता है कि ब्रिटेन के F-35 जो हैं वो उनके शिप पे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, और अमेरिका के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर वो इनेबल्ड हैं, वो F-35 को लैंड करवाते हैं, लेकिन सी सीरीज़ वाला मॉडिफाइड जो है। तो ब्रिटेन के पास तो इतनी लग्ज़री नहीं है, उसकी नेवी छोटी है, तो उसका जो एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा F-35 का, कल को ऐसा ना हो कि उस क्राफ्ट कैरियर के बहुत इसकी मिसाइल गिर जाए तो F-35 लैंड कहाँ करेगा? तो वो एक लॉजिक है कि बात करके आए। लेकिन अगर बात करके आया होता तो हमारी रडार्स ना पकड़ती और हमारी एयर फोर्स ये स्टेटमेंट ना देती कि हमने उसको बिल्कुल। डिटेक्ट किया है। तो ये भी एक सवाल है जो भारत पूछ सकता है उसको फोरम में बैठ के, भाई व्हाट आर यू ट्राइंग? आप जो भी कर रहे हो उधर वेस्ट एशिया में, आपके ये ड्रामा क्या है? क्या हमारी आप एयर डिफेंस को टेस्ट कर रहे हो? बिकॉज़ फाइनली हमें सबको पता है, ये उन्होंने बिना पूछे, बिना कोऑर्डिनेशन के हमारी एयर स्पेस में घुसा और फिर उसको बोला गया कि तू आगे इधर उतर नीचे, तेरे से बात करते हैं। तो काफ़ी खलबली है रिलेशनशिप में इन G7 के मेंबर्स के अंदर भी, गुड बैड अगली हर किस्म का है। और जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है इस टाइम, उसमें अगर ट्रंप साहब ये दावा करते हैं कि हम लड़ाइयाँ रुकवा देंगे और ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि लेट्स प्रिपेयर फॉर द वॉर, जबकि 10,000 ट्रुप्स टोटल वो कर रहा है, तो काफ़ी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन जैसे आपने कहा वो मर्ज हो सकते हैं, प्रेस मीडिया में हो सकते थे, कॉन्फ्रेंस के अंदर हो सकते थे, मीटिंग में हो सकते थे, 1 टू 1 में हो सकते थे। तो उसका सबसे बढ़िया इलाज क्या है? भाग जाओ, रन अवे, तो भाग गया। अब आते हैं इस बात पर कि मोदी जी का कनाडा जाना ऐसी स्थिति में, और हमने वहां देखा है जिस तरीके से ये खालिस्तानी और छोटे-छोटे बच्चों को, एक ट्रक के पीछे हमारा राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है, मोदी जी का फोटो लगा हुआ है और बच्चों को कहा गया और उनकी वीडियो बनाई गई, उसको सर्कुलेट किया गया। जानबूझ करके ये हरकत की गई, बच्चों से लात लगवा रहे हैं मोदी जी के पोस्टर पर और राष्ट्रीय ध्वज पर। अगर आपने मोदी जी को आमंत्रित किया है, फ़ोन करके आमंत्रित किया है, तो आपकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है? बिल्कुल, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने तो पहले इंदिरा गांधी के स्टैच्यू के ऊपर ही फायरिंग वाला वो करके झांकी निकाली थी, तब तो ट्रूडो था, डस्टबिन जिसको हम बोलते हैं। एज ए होस्ट कंट्री कनाडा हैज़ फेल्ड, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। जो भी उसके प्राइम मिनिस्टर ने करने की कोशिश की है, बट वो कर नहीं पा रहा, नेचुरली उसको कुछ अपनी मजबूरियां हैं। हमें क्या करना चाहिए? अब ये भी डिबेटेबल था कि मोदी साहब को जाना नहीं चाहिए था। मैं यकीन रखता हूँ कि जाना चाहिए, ऐसी की तैसी यही दिलेरी है। मोदी साहब जब साइप्रस में गए हैं तो इसराइल और ईरान की मिसाइल्स आपस में फायर हो रही थी और साइप्रस से इसराइल दिखता है उसकी कोस्ट से, तो वहाँ भी हिम्मत। ये वो इंसान है जो कि यूक्रेन के अंदर ट्रेन की जर्नी करके जा रहा है कैपिटल के अंदर। तो दिलेर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, जो मर्जी लोग कह लें। कनाडा ने अपना रोल, बिल्कुल आपने सही कहा, गलत किया। और मुझे तरस आता है कि उस फैमिली के जिसके बच्चों को ऐसा दिमाग खराब करके दिखा रहे हैं, क्योंकि किसी भी वेल मीनिंग सिख को आप पूछें दुनिया में, अगर भारत सरकार ने आज तक सिखों के लिए जेन्युइनली कुछ किया है तो वो मोदी सरकार ने किया है, और उसी को ये गालियां निकालने में लगे हुए हैं। तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। मैं तो यही समझता हूँ कि लकीली हमारे काफ़ी सारे इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल्स हैं सिख कम्युनिटी के, जो इस बात को समझते हैं और वो बोलते हैं। अनलाइक इस्लाम, जहाँ पे लोग बोल नहीं पाते बिकॉज उनको लगता है कि हमें तन से जुदा हो जाएगा। सिखों की ये खासियत है, अगर आपको याद होगा जब पंजाब में टेररिज्म फैला हुआ तब भी काफ़ी सिख लोगों को मारा गया क्योंकि वो बोले। और आज भी काफ़ी सेन वॉइसेस हैं, ट्विटर पे हैं, वैसे हैं जो बात करते हैं। एक सैनी है, जैसे आपने देखा होगा, जो जो शास्त्रों के साथ पूरी व्याख्या करते हैं। हमारे अमरजीत सिंह साहब हैं, IAFS रिटायर्ड हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको लोग सुनते हैं, उनकी फॉलोअरशिप है। पर मुझे तरस आता है उन बच्चों पे जिनके माँ बाप के दिमाग में ये कीड़ा है। और उन लोगों ने, एक और लोग हैं, ये वो लोग हैं यहाँ से इनके ऊपर पुलिस केसेस पेंडिंग हैं, जिनके ऊपर टेररिज्म के केसेस पेंडिंग, और यहाँ से भाग के वो
कनाडा में शरण ली हैं, जिसके लिए जो गुरुपद पन्नुन जो है, यहाँ सिमरन मान जो 5 लाख रुपए के सर्टिफिकेट देता है कि ये पीड़ित हैं, बिकॉज वो एमपी है, सर्टिफिकेट देता है, और वहाँ वो 25 लाख रुपए लेके आपको सिटीजनशिप दिखाता है, जो आपका खालिस्तानी लीडर बन के घूम रहा है पन्नुन। तो अब उन पे हम दया ही कर सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर की प्रेस्टीज पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, एक बैड ऑप्टिक्स है जो एक होस्ट कंट्री को रोकना चाहिए था। ये भी ठीक है कि जहाँ प्राइम मिनिस्टर जी जाएंगे वहाँ पे वो ये नज़र नहीं आएंगे, वो अंडरस्टूड है। बट आपने उसको मीडिया में उछाला, आपने पूरी दुनिया में सर्कुलेट किया, क्यों करने दिया? तो ये सवाल तो है। अजय जी, अब आते हैं फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। चीन का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप युद्धोन्माद बढ़ा रहे हैं और जो कुछ इजराइल और ईरान के बीच में हो रहा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप की एक डर्टी पॉलिटिक्स है, गंदी भूमिका है। उस उनके एक बयान को चीन ने आधार बनाया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था, मेरे विचार से ये वाला है, जिसमें इन्होंने कहा है कि ईरान शुड हैव साइन द डील आई टोल्ड देम टू साइन, व्हाट ए शेम एंड वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। सिंपली स्टेटेड, Iran cannot have a nuclear weapon. I said it over and over again. Everyone should immediately evacuate Tehran. तो चीन का कहना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है कि लोग तेहरान को खाली कर दें। बिल्कुल। एक डोनाल्ड ट्रंप ने अगेन एक डिप्लोमेटिक की मेस, किसको कहते हैं अंग्रेजी में ना, अपने लिए एक गंद फैलाया है डिप्लोमेटिक। क्या ज़रूरत है सब लिखने की? अगर तेहरान पे अटैक करना, देखो चाइनीज़ एम्बेसी पहले खाली होगी, सबसे पहले वही निकले हैं वहाँ से, हमारे भी निकले, स्टूडेंट्स भी निकल रहे हैं। कई चीज़ें डिप्लोमेटिक सर्कल्स में चुपचाप बता दी जाती हैं कि भाई यहाँ कुछ होने वाला, आप निकल लो यहाँ से। इसराइल तो जैसे कल आपने देखा होगा कि न्यूज़ रीडर जो ईरान की ब्रॉडकास्टर, वो बोल रही थी और बोलते बोलते धमाका हुआ, जो इन्होंने इनका रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन, जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन उड़ाया। लेकिन 2 घंटे पहले इसराइल ने उनको नोटिस दिया था कि हम 2 घंटे के बाद यहाँ इसको उड़ाने वाले हैं, यहाँ से निकल जाओ। तो अगर इसराइल हिट करने से पहले अपने टारगेट को बता सकता है, तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, डिप्लोमेटिक बैग और सिग्नल के थ्रू सब एम्बेसीज को इन्फॉर्म किया जा सकता है, चुपचाप निकलो। देश का एक प्रेसिडेंट पहले जो तमाशा देखता रहा और जो बर्बादी देखता रहा, इसराइल की एक चीज बहुत नुकसान हुआ है ओमकार जी। और किसी टाइम पे इनको ये पूछेगा इसराइल कि तुमने क्या किया भाई हमारे साथ। अगर तुम पहले बिल्कुल। दिन ही अपने बॉम्बर्स लेके आ जाते, तो ये काफ़ी वार्ताओं में पहले मैंने कह चुका था, इज़राइल को अगर टैकल करना है ईरान को, तो उसको यूएस साथ में चाहिए, और एक ही वेव में, वेव के बाद वेव, वेव के बाद वेव, एक ही गो में इनको उसको इतना तोड़ना पड़ेगा कि ईरान की हिम्मत ना पड़े मिसाइल फेंकने की। लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो अब पहले तो आप दर्शक बन के बैठे रहे और बोलते डी एस्केलेट करो, और सडनली आप बोल रहे हो कि अब ये ऐसी की तैसी, तुम न्यूक्लियर वेपन कहाँ से लेके आए। तो ये पुअर डिप्लोमेसी है, और प्रेसिडेंट को तो बिल्कुल सूट नहीं करता ऐसा स्टेटमेंट देना। यही फ़र्क है, आप पुतिन को देखिए, कितना कुछ होता है रशिया यूक्रेन के बारे में, वो स्टेटमेंट बिल्कुल नपा-तुला। और हमारे मोदी साहब को देखिए, वो अपना काम करते हैं, वो बात ही नहीं करते। तो ये शो करता है कि आपने एक सुपर पावर की जो कंट्री है, अमेरिका, उन्होंने एक बड़ा गलत बंदा इलेक्ट किया। इस बंदे को हम लोगों ने भी सपोर्ट किया। हमें लगता था कि बाइडेन के बाद और कमला हैरिस का जो गैंग था, उसके बाद काफ़ी अच्छा एक इंसान आ रहा, लेकिन और ये इतना वायलेंट और इतना बेवकूफ़ नहीं था फर्स्ट टर्म में, जो बिल्कुल। बेवकूफ़ियाँ ये दिखा रहा है। और मुझे लगता है बड़ी जल्दी अब इसके कैबिनेट्स पे लोग निकलने शुरू हो जाएँगे। मस्क तो निकल गया, वो तो कैबिनेट में नहीं था। इसने तुलसी के बारे में जो बात कही है, तो शी इज़ ऑल्सो अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन। और जो वो कह रही थी कि ईरान ने, और ये भी देखिए ओमकार जी, अगर ये इराक को ईरान इराक वॉर के टाइम पे केमिकल वेपन दे के, और वो केमिकल वेपन सद्दाम हुसैन ने यूज़ किए थे ईरान के खिलाफ, और उसी इराक को इन्होंने इस बात के लिए ठोका कि इसके पास केमिकल और न्यूक्लियर वेपन है। न्यूक्लियर तो मिले नहीं, और केमिकल खुद दिए हुए थे। ये वो देश अगर ऐसा कर सकता है, तो मुझे तो उसमें भी कभी-कभी डाउट होता है कि क्या वाक़ई ईरान जो है उसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है? क्योंकि तुलसी गबार्ड ने भी कहा है कि नहीं है, और अभी बोला 2 महीने पहले। तो पर
ईरान की जो इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है उसको देख के लगता है कि, और जो उन्होंने जो हमास और हिजबुल्लाह और उनके साथ किया, तो वो ठीक है, उसको मार पड़ रही है वो रजीम को, नॉट नॉट द पीपल। तो ट्रंप ने जो कहा है, जो ट्वीट किया और चाइना ने ऑब्जेक्ट किया, बिल्कुल सही किया है। चाइना को बड़ा हर्ट हुआ है इस टाइम। इनफैक्ट इसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा रशिया को हो रहा है। इधर इनका तेल बंद, रशिया की दूसरी पाइपलाइन अपनी रशिया अपनी मर्जी से खोलेगा, अपनी टर्म्स पे खोलेगा, और चाइना के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बची। तो रशिया इज एक्चुअली गोइंग टू गेन। इसलिए मुझे लगता है कि वो ईरान चाइना कुछ हरकत ना कर दे जस्ट टू, और अगर वो हरकत कर दी और अमेरिका उसमें कूदा, तो जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की जो हम बात कर रहे हैं कि अगले 10 साल में हो रहा है, वो लगता है कि 10 महीने में ना हो जाए, बिकॉज फिर अमेरिका उसके बाद सुपर पावर नहीं बचेगा, उसके बाद न्यूक्लियर एक्सचेंज हो जाएंगे, बिकॉज कैपेबिलिटी नहीं है, कन्वेंशनल वेपन है नहीं, खत्म हो गए हैं। जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वगैरह जितनी होनी चाहिए ना वर्ल्ड वार लेवल की, उतनी है नहीं। 2-3 दिन के अंदर इन्होंने फिर न्यूक्स पे आ जाना और फिर दुनिया में तबाही होगी, और इस सब का जिम्मेवार डोनाल्ड ट्रंप है, और चाइना इस मामले में ठीक कह रहा है। अजय जी, जी। आखिर में ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो फ़ोर्डो में कार्रवाई की ज़रूरत है और जिस बॉम्बर की ज़रूरत है और जिस बॉम्ब की ज़रूरत, वो दोनों ही अमेरिका के पास है। जब सुबह ये खबर आई कि 28 फ्यूल टैंकर एक साथ उड़े हैं अमेरिका से, तब लगा कि शायद कुछ तो है इसके पीछे, कुछ तो चल रहा है। और फिर अचानक ये खबर आना कि ट्रंप जो है वो वाशिंगटन लौट रहे हैं, एक तरीके से समिट को बीच में छोड़ करके, तब इन चर्चाओं को और भी बल मिला। आपका क्या आकलन है? ये फोर्डो में जहां ये माना जा रहा है कि सबसे अहम ठिकाना वही है, और चूंकि वहां पर सिचुएशन ऐसी है कि एक खास बम चाहिए, एक खास जहाज चाहिए उसको वहां प्लेस करने और उसको उड़ाने के लिए, तो क्या अमेरिका अब इसमें कूदेगा, इसमें इजराइल की मदद करेगा? और अगर नहीं करेगा तो जैसा आपने कहा है, इजराइल को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। बिल्कुल, इजराइल तो फिर बिकॉज उसको तोड़ने का दूसरा तरीका ये है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया जाए। अमेरिका का जो जीबीयू सीरीज के बॉम्ब्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट 100 मीटर तक उड़ा देते हैं नीचे, और आई बिलीव ये जो फैसिलिटी है ये उससे भी गहरी है, तो उसमें ये होता है कि आपको एक के बाद एक के बाद मल्टीपल स्ट्राइक करनी पड़ेंगी, और वो बॉम्बर जो हैं वो अमेरिका के जो बी सीरीज के 2B-52 बी 2 सीरीज वो हैं उसके पास। और अभी कोई 2 महीने पहले खबर भी आई थी कि उसमें से आई थिंक 5 जहाज जो हैं उनके आई थिंक टोटल एक सीरीज के 13 हैं कितने से, उसमें से 5, हाँ टोटल 23 हैं शायद अमेरिका के पास। उसमें से 5, उसमें से जो सर्विसेबल होते हैं, जो जो अंडर मेंटेनेंस होते हैं, कर करा के आई थिंक 16-17 बचते हैं, उसमें से 5 जो हैं वो ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। 2 महीने पहले वो यूरोप के इसमें इधर आ चुके थे, सेंट्रल कमांड में समवेयर। अभी अगर आप, अब लोग बोलेंगे इसको ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं, आप ये भी देखें कि G7 की डेट पहले फिक्स थी, है ना? इधर लड़ाई शुरू हो गई। अमेरिका ने क्या जानबूझ के तो नहीं 2 दिन 3 दिन पार्टिसिपेट नहीं किया कि जिस दिन यहाँ से G7 से भागने का मौका मिलेगा और उसके बाद में जाके बोलूँगा कि अगले दिन से, और लग रहा है कि कल या परसों अमेरिका इसमें घुसेगा, बिकॉज न्यूक्लियर ऑप्शन इजराइल को उस हद तक ले जाना सबके लिए खतरनाक है, और उसका ब्लेम फिर अमेरिका के पास ही आएगा। तो मुझे लगता है ये ज्वाइन करेंगे बैटल, और वो उसको फैसिलिटी को उड़ाएंगे, क्योंकि अगर वो नहीं उड़ाया तो, और अगर न्यूक्लियर भी यूज़ नहीं किया, तो ईरान इजराइल के पास तीसरी ऑप्शन ये बचती है कि पूरा मिलिट्री डोमिनेंस को तोड़ने के बाद फिर इनको अपने ट्रुप्स वहाँ भेजने पड़ेंगे ऑन ग्राउंड, जिसमें खतरा भी बहुत ज़्यादा, जिंदगियां भी बहुत जाएंगी, और फिर उस फैसिलिटी को फिजिकली उड़ाना पड़ेगा अंदर घुस के। तो ईरान ने अगर वो फैसिलिटी इतनी तगड़ी बनाई है, तो उसकी प्रोटेक्शन भी उतनी तगड़ी होगी, तो उसमें काफ़ी सारे लोग उसमें अपनी जान गंवाएंगे, जो भी फौज बाहर से जाती है। जहाँ इवन B2 बॉम्बर करने के बाद भी इनको शायद कोई फुट ऑन ग्राउंड जाके भेज के चेक करना पड़ेगा। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मैटर है, और अमेरिका की हेल्प के बिना पहले से ही पता था ओमकार जी, नहीं हो सकता था। लेकिन अमेरिका इतना क्यों वेट करता रहा? क्या उसको एक्चुअली रियली इसको दूसरे तरीके से मजाक में देखें या सीरियसली देखें कि उसको ऐसा टाइमलाइन मैच करना था कि G7 से भागे और उसके बाद ज्वाइन करें, और भागने का बहाना जो है यही दुनिया समझे कि अमेरिका को अब पार्टिसिपेट करना था। जबकि मैं कहता हूँ सारे प्लान बने होते हैं, उसमें सिर्फ कोड वर्ड की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो बट अमेरिका भी आएगा, अमेरिका भी इससे दूर नहीं रह सकता, और रहेगा तो जैसे मैंने कहा फिर न्यूक्लियर चलेंगे तो वो तो बहुत ही तबाही हो जाएगी, जो अच्छा नहीं है किसी के लिए भी। और जी। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने जो कहा है कि सद्दाम हुसैन जैसा हाल होगा
आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का, तो क्या हम ये मान लें कि अब ईरान से ख़ामेनी का टाइम ओवर हो चुका है? वो तो हो चुका है। इनफैक्ट खुमैनी अगर ज़िंदा है तो सिर्फ़ इसलिए ज़िंदा है कि इज़राइल ने उसको ज़िंदा रखा हुआ है। अदरवाइज़ जो मोसाद की जो उसके अंदर ख़ासकर तेहरान के अंदर जो ग्रिप है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि वो छुपा हुआ है और इनको पता नहीं है। शायद उसको वो क्लाइमैक्स सीन में उसको मारेंगे। बट उसके आगे जो सोचने वाली बात है कि व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा? अगर अमेरिका को की सुने, अमेरिका की आदत है आग लगाना और दूर से तमाशा देखना। तो बॉम्बर यूज़ करके न्यूक्लियर साइट उड़ा-उड़ू के करके वो अपना बोलेगा मैंने कर लिया, मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैंने एक न्यूक्लियर लड़ाई रुकवा दी, मैंने ईरान को सारा क्रेडिट लेगा फिर ट्रंप। वो जैसे करता है कि सब हाँ, कुछ मैंने ही किया, वो सब कुछ बोलेगा, लेकिन करेगा क्या? वो शाह फैमिली को वापस लेके आएगा और शाह फैमिली जो आएगी, जो अमेरिका में रहती है, जिसको यहाँ से लेके भागा था 79 में, वो अमेरिकन पिट्ठू है। तो हमारे लिए एक समस्या ये खड़ी हो जाएगी कि पहले ही पाकिस्तानी एक पिट्ठू है, उसके आगे अमेरिकन पिट्ठू एक और तैयार हो गया। और फिर हमारा जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का प्लान, चाबहार का प्लान, उसमें खलल होगा। चाइना बड़ा अपसेट हो जाएगा और रशिया भी अपसेट होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर लोकल्स वो शाह को पसंद नहीं करते, अब लोकल्स ने इतना बर्दाश्त किया है इस रजीम के नीचे कि लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया हुआ है 40% से ज़्यादा। कुछ तो कहते हैं 80% लोग जो हैं वो अभी क्रिश्चियन और एथीस्ट बन चुके हैं ईरान में, जो भी इफेक्ट है। काफ़ी सारी पॉपुलेशन है जो वहाँ पे अब वो लड़ने के लिए तैयार है। कल आपने फ़ोटो देखे होंगे कि लड़कियाँ उसकी खुमैनी की फ़ोटो के सामने बुर्का उतार कर फिंगर दिखा रही हैं उसको, उनकी पीठ दिख रही है पीछे नेचुरली। और किसी ने नीचे कमेंट किया है कि भाई अब औरतों ने तो कर दिया, मर्दों का काम है बाहर आओ और इनको ठोको। तो अगर वो लोकल्स ने शाह को बर्दाश्त नहीं किया और ये शाह को लेके अगर ज़बरदस्ती आया, तो हो सकता है शाह भी 1-2 साल के बाद उसको भी किक मार के लोकल्स भगवा दें। उस चक्कर में अगर अमेरिका की सुनी जाए, तो इनकी ये खासियत और कैपेबिलिटी भी है कि जो एचटीएस के इसके जो सीरिया में बिठा रखे हैं जिहादी, जिनके हाथ मिला के अभी आया जुलानी के साथ, वो उसकी सारी फोर्सेस इस टाइम इराक बॉर्डर पे हैं ऑलरेडी। तो ये धूर्त इंसान कैपेबल है कि उनको बोले कि तुम, क्योंकि इराक के अंदर तो कुछ है नहीं कंट्रोल, कि इराक में से होते हुए तुम ईरान के अंदर घुस जाओ और फिर ईरान के अंदर एक सिविल वॉर लग जाए। और जैसे इराक के अंदर सिविल वॉर हुई थी तो आईएसआईएस बना था, अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर हुई थी तो तालिबान बना था, ये सारे, और उससे पहले अल-कायदा, ये सारे अमेरिका की अपनी क्रिएशन है। तो पता चला कि कल ईरान के अंदर शिया और सुन्नी विवाद में कुछ नई तंजीमें खड़ी होगी जो दुनिया के लिए और खतरा बन जाए। बिकॉज आप ये भी देखिए कि अगर वहां से एचटीएस के लोग घुसते हैं तो पाकिस्तान में आईएसकेपी ऑलरेडी बैठी है जो एंटी ईरान है। तो मेरी नज़र में मुझे लगता है, और आई थिंक सेंसिबिलिटी यही कहती है कि इजराइल जिसने ये सारा इनिशिएटिव लिया और लड़ाई प्लान की और रिस्क लेते हुए अपनी मार खाते हुए भी मार रहा है, तो इजराइल ने शायद है कि इसका एंड रिजल्ट सोचा हुआ है। और एंड रिजल्ट वो ये होना चाहिए, दुनिया के लिए सबसे अच्छा ये है कि लोकल बंदों में से इजराइल की मर्जी का बंदा यहाँ पे खुमैनी के बाद ईरान को संभाले। इसलिए अगर आप देखें तो इन्होंने जनरल्स को मारा है, खुमैनी रिलीजियस लीडर्स को मारा है, साइंटिस्ट को मारा है, प्राइम मिनिस्टर को टच नहीं किया अभी तक ईरान ने, इजराइल ने, क्योंकि जो ईरान का प्राइम मिनिस्टर है वो काफ़ी लिबरल है और वो कह सकता है कल को भाई देखो भाई हम तो खुमैनी के नीचे थे तो हम भी लैंग्वेज बोलते थे, आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं सेकुलर हूँ। तो बेस्ट बेट यही होगी कि प्राइम मिनिस्टर या कोई और नेता, क्योंकि मोसाद काफ़ी घुसा हुआ है ईरान के अंदर, तो नेचुरली उनके अंदर एक नेटवर्किंग बन चुकी है, उनमें से एक बंदा आए जो इसराइल की पसंद का हो। उससे क्या है कि अमेरिका यहाँ से दफा हो जाए, इसराइल फिर चाहेगा कि एक ऐसा ईरान बने जो ये खतरा वतरा सब न्यूबरहुड सब कंफर्टेबल हो जाए, वो हम हमारे लिए भी ठीक है, उनके लिए भी ठीक है। तो खुमैनी का मरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, खुमैनी के बाद क्या होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसमें मेरी ये प्रार्थना है ईश्वर से कि जो भी आदमी आए वो इसराइल की मर्जी का आए, यूएस वाला ना आए। यूएस तो तबाही मचा देगा, फिर एक और आईएसआईएस यहाँ से खड़ी होती नजर आएगी। बिल्कुल। अजय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, इतना समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जय